देखिए ये वायुदाब की पेटियां बन चुकी है। अब इनमें अपन को जो विश्व की वायुदाब की पेटियां हैं वो दर्शानी, उनका अपन को अध्ययन करना है। क्या होता है कि संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व को 7 वायुदाब की पेटियों में विभक्त किया गया है। वैसे संपूर्ण विश्व को 7 भागों में वायुदाब की पेटियों में बांटते हैं। नाम कितने होते हैं? नाम तो कम ही होंगे। नाम कितने होंगे? 3 ही नाम होते हैं। 3 के 4 हो गए ना, 4 नाम होते हैं। यानी संपूर्ण विश्व को 7 वायुदाब की पेटियों में बांटा जाता है, लेकिन नाम कितने? 4 ही होंगे, क्योंकि उत्तर दक्षिण डिवाइड हो जाते हैं, नाम सेम रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वायुदाब की पेटी, इसका नाम होता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। हाँ, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। इस पेटी का नाम क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अब ये 30 से 35, इनका नाम क्या है? इसका नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसके बाद में यहां भी नीचे क्या हो जाएगी? ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहां पे देखिए 60-65 अक्षांशों में जो वायुदाब पेटी, इसका नाम क्या है? उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो नीचे भी 60-65 में क्या हो जाएगी? उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। भाई मैं वायुदाब पेटी बोल रहा हूं कि यहाँ बेटी समझ ले, है ना? तो वायुदाब पेटी। इसके बाद में है 80 से 90, इसको कहा जाता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसको कहा जाता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो यहां भी क्या हो जाएगी? ये भी जाएगी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाम तो 4 ही है। कौन सा? एक तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, एक उपोष्ण उच्च वायुदाब, एक ध्रुवीय निम्न वायुदाब, एक उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब और लास्ट ध्रुवीय उच्च वायुदाब। तो नाम तो 4 ही है, डिवाइड हो रहा है उत्तर और दक्षिण। तो आइए एक एक वायुदाब की जो पेटियां हैं इनका अपन आप विस्तार पूर्वक जो है वर्णन कर लेते हैं। सुनने की कोशिश करना कि इसका वर्णन किस तरीके से किया जाएगा। ये चित्र किसी ने समझ लिया तो उसको इसकी डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो इसी के माध्यम से इसका वर्णन कर देगा। देखिए कैसे? जैसे फर्स्ट वायुदाब की पेटियां पर इसका जो है अध्ययन करेंगे। पहली बात तो 7 वायुदाब की पेटियां हैं, तो 4 नाम आ रहे हैं, है ना? इन सभी वायुदाब की पेटियों को कितने भागों में बांटा जाता है? ये जो वायुदाब की पेटियां हैं, इन वायुदाब की पेटियों को इनकी उत्पत्ति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। यानी वायुदाब की पेटियां जो उत्पन्न हुई है उस उत्पत्ति के आधार पे कितने भागों में इन्हें बांटा गया है। इनको उत्पत्ति के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन से हैं? तो एक भाग का नाम है तापजन्य, तापजन्य वायुदाब पेटी। एक तो है तापजन्य वायुदाब पेटी और दूसरा है गतिजन्य वायुदाब पेटी। यानी एक तापजन्य वायुदाब पेटी हो गई, दूसरी क्या है? गतिजन्य। इन 2 भागों में इन संपूर्ण वायुदाब की पेटियों को बांट दिया जाता है। अब तापजन्य वायुदाब की पेटी में कौन सी आती है? गतिजन्य में कौन सी आती है? तो तापजन्य वायुदाब की पेटियों के अंतर्गत वायुदाब की उन पेटियों को सम्मिलित किया जाएगा जिसमें वायुदाब का कम या अधिक होना किस पर निर्भर करे? तापमान पर। यानी
तापजन्य वायुदाब की पेटियों के अंतर्गत वायुदाब की उन पेटियों को सम्मिलित किया जाएगा जिनमें वायुदाब का कम या अधिक होना सूर्य ताप पर निर्भर करता है। अब सूर्य ताप पे किन पे निर्भर करता है, देखिए कौन कौन सी वायुदाब की पेटी है। दूसरी गतिजन्य वायुदाब की पेटी। इस गतिजन्य वायुदाब की पेटियों के अंतर्गत वायुदाब की उन पेटियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें वायुदाब का कम या अधिक होना किस पे निर्भर करे, पृथ्वी की गति के ऊपर निर्भर करता है। यानी पृथ्वी की जो गति है उसके ऊपर निर्भर करता है, तो उनको गतिजन्य वायुदाब की पेटियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब तापजन्य कौन सी है, गतिजन्य कौन सी, देखिए तापजन्य ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी, तो तापमान क्या हो गया, अधिक। तापमान अधिक हो गया तो वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ पे। तो ये किसमें आ जाएगी, तापजन्य में। मध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी किसमें आ जाएगी, तापजन्य में आ जाएगी। यहाँ पे आप देखो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवों पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें कैसी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। जब सूर्य की किरणें तिरछी होंगी तो वहां पे तापमान क्या होगा, कम। ध्रुवों पर तापमान क्या होगा, कम। और तापमान जब कम होगा तो ध्रुवों पर वायुदाब क्या हो जाएगा, अधिक। तो ये यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज मैच कर रही है कि जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी होती है वहां पे तापमान कम होता है, और तापमान जहाँ पे कम वहां पे वायुदाब होता है। तो ये लैंग्वेज यहाँ पे मैच कर रही है। यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी है और यहाँ पे तापमान कम है, तापमान कम होने के कारण यहाँ पे वायुदाब क्या है, अधिक। तो ये दो हो जाएगी इसमें, तापजन्य में। अब आप सोचेंगे ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ भी आप देखिए 60-65 अक्षांश है, और 60-65 अक्षांशों पे सूर्य की किरणें क्या हो जाती है, तिरछी। तिरछी रहती है सूर्य की किरणें। यहाँ भी सूर्य की किरणें कैसी रहेंगी, तिरछी ही रहती है। लेकिन अब अपन पढ़ते हैं कि जहां पे सूर्य की किरणें तिरछी होती है वहां पर तापमान कम होता है, वायुदाब अधिक होता है। तो यहाँ पे आप वायुदाब देखो क्या है, निम्न है, अधिक नहीं, क्या है, निम्न है। अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किस में होना चाहिए, जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी वहां पे तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप तापमान कम है फिर भी यहाँ पर वायुदाब क्या है, कम पाया जाता है। हाँ जी, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, और क्या करूं भाई, क्लियर दिख पाता है। अब दिख रहा है क्या भाई, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये लैंग्वेज देखो मैच नहीं कर रही है, कि अपन यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी, 60-65 जो अक्षांश है, 60-65 अक्षांशों पे सूर्य की किरणें तिरछी होती है, और तिरछी जहाँ पे किरणें होगी तो वहाँ पे तापमान कम होता है। तापमान कम होता है वहाँ पे वायुदाब अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे वायुदाब क्या है, कम है। यानी ये वायुदाब की पेटी में जो वायुदाब कम पाया जाता है वो किसके कारण होता है, पृथ्वी की गति के कारण। तो ये किस में आ जाएगी, गतिजन्य में आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखो उपोष्ण उच्च वायुदाब, अभी 30-35 अक्षांश है। 30-35 अक्षांश भूमध्य रेखा से ज्यादा दूरी पे नहीं है, यहाँ पे क्या तापमान अधिक है। उपोष्ण वाला जो क्षेत्र यहाँ पे तापमान अधिक होता है, लेकिन तापमान अधिक होने के बावजूद भी यहाँ पे वायुदाब कैसा है, देखिए वायुदाब यहाँ पे उच्च पाया जाता है। जबकि नियम ये कहता है कि जहाँ पे तापमान ज्यादा है वहां पर वायुदाब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तापमान अधिक होते हुए अपन देख रहे हैं कि वायुदाब क्या है, उच्च है। यानी यह भी किसमें आ जाएगी, गतिजन्य पेटी में आ जाएगी। यानी इन दोनों वायुदाब की पेटियों पर जो वायुदाब का कम या अधिक होना है वो किस पर निर्भर हो रहा है, पृथ्वी की गति पर। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, यहाँ पे वायुदाब का कम या अधिक होना किसके ऊपर निर्भर है,
सूर्य ताप पर यानी तापमान पर, जिसके कारण वायुदाब की पेटियों को जो है तापजन्य पेटियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े अपन। ओके, इंटेलिजेंट तो आप सभी देखिए, है ना, इंटेलिजेंट तो आप सभी। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं, एक एक का अपन वर्णन करते हैं। इस तरीके से इसका वर्णन होगा। फर्स्ट अपन वर्णन करें भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। पहली वायुदाब पेटी का वर्णन करें अपन भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। कैसे करेंगे इसका वर्णन? तो सबसे पहली लैंग्वेज क्या आएगी कि वायुदाब की इस पेटी को किसमें सम्मिलित है? तापजन्य पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पहली लैंग्वेज हो गई ये कि वायुदाब की इस यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को तापजन्य पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर वायुदाब का कम या अधिक होना किस पर निर्भर है? सूर्य ताप पर निर्भर रहता है। इस वायुदाब की पेटी का विस्तार, वायुदाब की इस पेटी का विस्तार कहां से कहां है? तो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में वायुदाब की पेटी का विस्तार पाया जाता है। देखिए लैंग्वेज बन गई अपने आप की कि वायुदाब की पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। और क्या बनाओगे लैंग्वेज कि वायुदाब की पेटी में सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक एवं वायुदाब कम पाया जाता है। तो ये निम्न है वायुदाब, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है, जिसके कारण भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्ष भर तापमान अधिक रहता है एवं वायुदाब निम्न या कम पाया जाता है। अब ध्यान रखिए, जहाँ पे तापमान ज्यादा होता है, आप गर्मियों के टाइम पर अपने यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है कि अपन पंखे के नीचे बैठ जाए फिर भी ऐसे करते रहे, अपने जो पत्ता है वो नहीं सूखी। उस टाइम पे आप देखते हैं पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है, आप देखते पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल शांत हो जाता है क्षेत्र। कैसे हो जाता है शांत? यानी वो हवा भी वहां पे नहीं चलती है, वायु भी नहीं चल रही है। यानी जहां पे तापमान ज्यादा होता है वहां पर क्या होता है कि पवने ऐसे क्षैतिज न चलकर, ये ऐसे चलती है ना पवन, जो कि क्षैतिज कहलाता है, क्षैतिज न चलकर कैसे चलती है? ऊर्ध्वाधर, यानी डायरेक्ट नीचे से आकाश की ओर जो है पवने चलती है। और जो पवने धरातल से सीधे ऊपर की ओर चले तो उसको अपन क्या कहते हैं? संवहनीय पवन के नाम से उसे जाना जाता है। इसका जिक्र मैंने आपको पहले भी किया है कि जब गर्मियों के दिनों में सड़क गर्म हो जाती है या रेत गर्म हो जाती है, मिट्टी गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा, तो आप देखते हो उसमें से जो अंश होती है, आग जो होती है, तापमान, वो आपको वैसे वैसे निकलता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि आग लग रही हो सड़क के ऊपर, ऐसा लगता है। मिट्टी में भी ऐसा लगता है जब तापमान ज्यादा हो। उन गर्म पवनों को, यानी जो पवनें निकल रही है, गर्म पवनें निकल रही है धरातल से, उन्हीं को कहा जाता है संवहनीय पवन। और चूंकि यहाँ पर पवन नहीं चल रही क्षैतिज, यानी पवन प्रणाली कैसी है? शांत है। यहाँ पे पवन नहीं चल रही है, पवन प्रणाली कैसी है? शांत है। और पवन प्रणाली शांत होने के कारण वायुदाब की स्थिति को, पवन प्रणाली शांत होने के कारण वायुदाब की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी यहाँ पे पवने जो है, पवन प्रणाली शांत रहती है, और पवन प्रणाली शांत रहने के कारण इस पेटी को, यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को शांत पेटी के नाम से जाना जाता है। और शांत शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस शांत शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है डोलड्रम। इस शांत शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोलड्रम। यानी वायुदाब की इस भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम पेटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे पवने क्षैतिज न चलती, कैसे चलती है? ऊर्ध्वाधर चलती है। तो ये लैंग्वेज आपकी समझ में आ गई होगी।
हाँ जी। ओके। ओके, थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो मैं ये समझाया, आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा। बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन यदि आप इसको समझ लोगे तो बिल्कुल इजी है। एक बार वापस वर्णन कर देता हूं मैं इसका कि जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, इस भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का जो विस्तार है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। वायुदाब की इस पेटी को किसमें सम्मिलित करते हैं? तापजन्य पेटी में सम्मिलित करते हैं। और यहाँ पर जो वायुदाब निम्न पाया जाता है, ये किसके कारण होता है? तापमान पे निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान अधिक एवं वायुदाब कम पाया जाता है। और वायुदाब की इस पेटी में जो है पवन प्रणाली शांत रहती है, यानी पवनें शांत रहती है, जिसके कारण वायुदाब की इस पेटी को शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। शांत या इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोलड्रम। दोनों ही शब्द आपको ध्यान रखने होंगे, ये नाम कम आता है, ये ज्यादा आता है। कि निम्न में से डोलड्रम जो है किस पेटी को कहा जाता है? तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं डोलड्रम? क्योंकि यहाँ पर पवन प्रणाली शांत रहती है। यहाँ पर पवनें क्षैतिज न चलकर ऊर्ध्वाधर चलती है। किसके रूप में? संवहनीय पवन के रूप में। संवहनीय पवन के रूप में यहाँ पे पवनें ऊर्ध्वाधर चलती है, जो कि अधिक ऊंचाई पे जाके ठंडी होगी और फिर इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा करती है। एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया था कि संवहनीय वर्षा कहाँ पे होती है विश्व में। अब कंफ्यूजन की संवहनीय वर्षा कौन सी हो गई? अपन देखते हैं पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, एक होती है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा कहाँ होगी? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि संवहनीय पवन चलती कहाँ है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चलती, सीधी ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर जाके ठंडी होगी और फिर वर्षा कर देती है, हल्की होगी, फिर वैसे छिड़ जाती दोनों, है ना। ऊपर जाएगी, वर्षा कर देगी, फिर बाद में वैसे चली जाती दोनों, है ना। अब देखिए, ये फर्स्ट जो पेटी है हो चुकी है। सेकंड वायुदाब पेटी का अपन वर्णन करते हैं। टाइमिंग में देख लेता हूं एक बार। ओके, अभी टाइम है 8 मिनट हो जाएगा। देखिए, वायुदाब की सेकंड पेटी का वर्णन करेंगे अब। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कैसे होगा इसका वर्णन? जैसे अपन इसका किया है ऐसे इसका होगा। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो अब इसका वर्णन कैसे होगा कि वायुदाब की इस पेटी को किसमें सम्मिलित करते हैं? गतिजन्य पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वायुदाब अधिक होना पृथ्वी की घूर्णन गति के जो ऊपर है निर्भर करता है। वायुदाब की इस पेटी का विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। और अब यहाँ पे जैसे कि वायुदाब अधिक क्यों है, तो यहाँ पे क्या है? पवनों का अवतरण होता है। अवतरण का अर्थ क्या होता है? जैसे भगवान अवतार लेते हैं ना धरती पे, ऐसे ही ये पवनें क्या है? ऊपर से नीचे उतरती है डायरेक्ट। जब पवन ऊपर से नीचे उतरेगी तो क्या होता है कि अचानक वायुदाब बढ़ जाता है। अब ये पवन ऊपर से आती कहां से है? तो ये अपन ने पढ़ा था यहाँ पे कि 60-65 अक्षांश वायु पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होती है? ऊपर उड़ जाती है। ऐसे ही यहाँ पे पढ़ा अपन ने कि भूमध्य रेखा पर संवहनीय पवनें चलती तो कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है, वर्षा कर देगी, लेकिन वो पवनें बाद में नीचे कहाँ उतरती है? तो यहाँ 30-35 अक्षांशों पे ये पवनें क्या है? नीचे उतरती है, दोनों ओर। यहाँ की वायु जो ऊपर उठी वो भी नीचे यहीं पे आती है, और ये संवहनीय पवनें अधिक ऊंचाई पे जाके ठंडी होती है, तो ये पवनें भी क्या है? 30-35 अक्षांशों के नीचे उतरती है, यानी यहीं पे नीचे उतरती है। दोनों की पवनें जब यहाँ पे नीचे उतरती है तो क्या होता है? यहाँ पे वायुदाब बहुत अधिक हो जाता है। अब आगे सुनिए कि जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, इसको एक नाम दिया जाता है,
नाम है इसका अश्व अक्षांश पेटी, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश पेटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं, देखिए अश्व अक्षांश पेटी के नाम से क्यों जाना जाता है। प्राचीन काल में क्या होता था कि जो व्यापारी है, कहानी है थोड़ी सी सुनना है इसको, कि जो व्यापारी है प्राचीन काल में पालदार नावों के द्वारा, पालदार जहाज हुआ करते थे पहले, पालदार नावों के द्वारा घोड़ों का व्यापार करते थे, घोड़ों का व्यापार। अब क्या होता था कि जब ये पालदार नाव है, देखिए पालदार नाव की विशेषता क्या होगी, पालदार नाव जो है हमेशा हवा की गति से चलती है, जैसे नहीं डीजल पेट्रोल हुआ बटा है जो बटन ने दबाया चल रही है, नहीं, पालदार नाव हवा की गति से चलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये जहाज, ये मान लो जहाज है, नाव है, ये भूमध्य के क्षेत्र में है, शांत क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी गति क्या है जहाज की धीमी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पवन प्रणाली शांत है, तो यहाँ पे इसकी गति धीमी हो जाएगी। यदि यहाँ से कोई व्यक्ति व्यापार के लिए जा रहा है, यहाँ जैसे पहुंचता है तो इसकी गति धीमी हो गई। अब क्या होता है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही बात ये नाव कहाँ जाती है, इस उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में आ जाती है, तो अचानक क्या होता है, क्षेत्र में वायुदाब क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा वायुदाब बढ़ेगा। तो वायुदाब बढ़ने के कारण क्या है कि नाव जो होती है, ये नाव पालदार नाव, उसकी डूबने की स्थिति हो जाती थी, पवन डायरेक्ट नीचे उतरती है, इस कारण यहाँ पे नाव में भी वजन बढ़ जाता है और नाव की डूबने की स्थिति हो जाती थी। उस समय क्या होता था कि जो व्यापारी है अपने आप को डूबने से बचाने के लिए क्या करते थे, घोड़ों को क्या है समुद्र में फेंक देते थे, घोड़े जो है उसको समुद्र में फेंकते और नाव को हल्का कर लेते एक तरीके से, इस तरीके से वो अपनी जान बचाते। इस कारण इस उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश पेटी के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम आपको ध्यान रखना होगा कि पालदार नाव घोड़ों का व्यापार, जैसे ही नाव यहाँ पे आती है उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में, नाव में अचानक वायुदाब बढ़ जाता, बाहर बढ़ जाता, नाव की डूबने की स्थिति हो जाती और नाव को डूबने से बचाने के लिए जो व्यापारी है वो क्या करते, घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसके कारण वायुदाब की इस पेटी को अश्व अक्षांश पेटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और भी अपन देखें इसमें, अब इसमें मोस्टली बात देखिए आप, अटकी नहीं चल रही है, नहीं चलती है, आगे देखिए आप इसमें। हाँ भाई अटक थोड़ी रही थी, अभी वीडियो क्लियर आ रहा है समझ में। अब आगे देखिए कि जो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, इसमें जैसे कि अपने घोड़ों के बारे में सुना, जिसके कारण क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश पेटी के नाम से इसे जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो व्यापारी है घोड़ों का तो व्यापार कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे जाते हैं तो नाव में वजन बढ़ गया, तो पहले क्या होते थे जैसे 30-40 घोड़े लेके जा रहे हैं, 10-15 लोग भी हैं उसमें, खुद मालिक भी है मान लो, है ना, वो जा रहे उस जहाज में, काफी बड़ा जहाज हुआ करता, 20-30 जो भी घोड़े हैं, 15-20 व्यक्ति है, खुद मालिक है। अब जब उस नाव की डूबने की स्थिति हो जाए तो जो व्यापारी है, सोच ले जाए व्यापारी है, कहे कि जो लोग हैं उनसे कहे कि आप जो है समुद्र में कूद जाओ, तो क्या उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो कूद जाएंगे? नहीं कूदेंगे। और यदि व्यापारी ने अपनी मनमानी की ऑर्डर दिया है ऐसे, तो व्यापारी को पकड़ के समुद्र में फेंक देंगे, है ना। तो इसके बदले में वो क्या करते हैं, तो व्यापारी कहता है कि जो घोड़े हैं उसको समुद्र में फेंक दो तुरंत और नाव को हल्का करो, घोड़े जो हैं उनको समुद्र में फेंक देते, इस तरीके से नाव को हल्का किया जाता। और इस कारण वायुदाब की पेटी को, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को अश्व अक्षांश पेटी के नाम से जाना जाता है। ये बाकी दो सिस्टम है, इस तरीके से आप वर्णन कर सकते हो। कल अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए टाइम हो गया होगा।